Hello, my lovely students out there. This is ARK representing, of course, an ARK9. Dear, legislative framework में ना हम लोग almost 4 part complete कर चुके हैं. And dear all, this session is going to very important क्योंकि इस सेशन में ना हम लोग अब बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDA ने क्या गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब करी हैं फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एग्जामिनर ऑफ कोर्स यहाँ क्वेश्चन पुट अप कर सकता है एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइज होता है कि मेरे बच्चों को ये बहुत से पता होगा ना कि इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है. इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी का नाम है क्या है? IRDA. सर अच्छे से याद है सर, खूब बार पढ़ा हुआ है हमने सर, नाम सुना हुआ है. नाम सुना है तो बताओ बेटा फुल फॉर्म क्या है उसका. फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सर आपने ये क्यों बताया? सर हमें पता था बेटा. आप ऐसे बहुत बच्चे लोग ऐसे ना जिनको IRDA का फुल फॉर्म नहीं पता. एग्जाम में आए या नहीं आए, आप लोग तो प्रोफेशनल्स बनने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए. ऑलराइट, अब क्या है ध्यान सुनते हैं जरा. अगर ध्यान से देखें हम लोग, ये यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ टॉप इंश्योरेंस कंपनीज के नेम रेफर किए हुए हैं, जैसे ICSI, लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस, LIC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस. सर यहाँ तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है. जी हाँ, इन इंश्योरेंस कंपनीज को ना रेगुलेटर जो है कौन है? IRDA एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938, मतलब IRDA की गाइडलाइंस एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938 को फॉलो करना पड़ेगा. और ये गाइडलाइंस जो इशू की हुई है मैं बता दूं, हम बात करने वाले किसके ऊपर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो इंश्योरेंस कंपनीज में जो कंपनीज हैं उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वो गाइडलाइंस जिन्हें IRDA ने बताया है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. सर ऐसा क्यों बेटा? इसलिए ना क्योंकि हमने बताया इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस कैरी करना है तो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होनी जरूरी हैं. जैसे हमने बात की थी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए RBI ने क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं. ऑलराइट, ऐसे हमने उनकी बात की थी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए बात की हमने. अब यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, अच्छा अब देखो, जब हम बोल रहे हैं ना IRDA की बात करेंगे तो हमें एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है माइंड में कि ये यूजुअली कौन है. ये भी तो कंपनीज ही हैं जो हम बात कर रहे हैं. इनमें से अगर देखा जाए ज्यादातर कंपनीज हैं, ये भी कंपनीज हैं. और जैसे ही हमने देखा कि जो मेजर चेंजेस कंपनीज एक्ट 2013 में आए रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शन किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एंड मैनेजमेंट के. तो जैसे ही कंपनीज एक्ट ने, याद देखिएगा, बोर्ड की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है, लिस्टेड कंपनीज के लिए बात करेंगे हम जैसे, या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं. वहां इसी चीज को समझते हुए IRDA ने इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जी हाँ, IRDA ने इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करें. अब सर वो किससे रिलेटेड हो सकती हैं? बोर्ड की कंपोजिशन को लेके हो सकती हैं, रोल ऑफ CEO के लेके हो सकती हैं, की मैनेजमेंट पर्संस को लेके हो सकती हैं. ऑलराइट, सो ऐसे डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हैं. ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये गाइडलाइंस जो हैं यूजुअली मैंने बताया किस लिए दी जा रही है, ताकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का या डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या हम बात करेंगे उनकी फंक्शंस को, उसको डिफाइन करती है. आप लोग एक बात तो समझते हो ना, इंश्योरेंस सेक्टर कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम बात करते हैं जब, तो इकोनॉमी को बहुत इंपैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है. और इंश्योरेंस कंपनी का ध्यान से देखिए बिजनेस क्या होता है. एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल समझे, वो आपको क्या कर रहा है, ये बेसिकली ऑफर किस तरह सर्विस करता है? ये ऑफर करता है रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज. सर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, हाँ आप लोग जानते होंगे, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली आपके फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट को प्रोटेक्शन देती है. जैसे कोई जनरल इंश्योरेंस दिया तो किसी कंपनी ने किस लिए वो लिया है? ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेव कर सके. जैसे आपने देखा होगा गुड्स को इंश्योर्ड करा लिया जाता है, गुड्स को इंश्योर करा जाता है, तो वो क्या कर रहा है, अगर फ्यूचर में कुछ भी मिस हैपनिंग होती है विद योर गुड्स तो ये आपके उस गुड्स को प्रोटेक्ट कर रही है.
ये बहुत सिंपल सी बात है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्लियर तो हो जाए कि इंश्योरेंस कंपनी का एक्चुअल फंक्शन क्या है। तो वो रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज कर रही है जो आपके किसी भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये क्यों एक बिजनेस, ध्यान सुनना, यहाँ पर ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट क्यों है बहुत ज्यादा। अगर मान लीजिएगा इंश्योरेंस कंपनीज, एक तो पहले हमारे इंडिया में हाल थोड़ा बुरा है क्योंकि लोगों में ना अवेयरनेस कम है इंश्योरेंस को लेके, खास तौर से लाइफ इंश्योरेंस को लेके। अगर आप पूरा कंप्लीट डेटा देख लें तो बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है इसको लेके, मतलब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। अभी धीरे धीरे हुआ है लेकिन अभी भी इस सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट्स बाकी हैं। दूसरा कहीं ना कहीं चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि अगर कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज भी अगर इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, अब अगर वो मान लीजिएगा जिस पर्टिकुलर पर्सन को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, अगर उसी को ध्यान से उसके ट्रांजैक्शंस को ध्यान से एनालिसिस नहीं कर रही है, कैजुअली इंश्योर्ड कर रही है, ऐसे गुड्स को इंश्योर्ड कर रही है जो पहले से डिफॉल्ट में थे, डिफेक्ट में थे, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करना पड़ते हैं। और अगर हम थोड़ा बैक में जाएं तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनीज भी फेल हुई हैं जमकर। ऑलराइट, तो बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस होंगी तो ये जो चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज है ये कम होगा। इसके लिए IRDA ने क्या बोला है कि भैया हमारी कुछ गाइडलाइंस है उन्हें आप फॉलो करें। जैसे इन गाइडलाइंस से स्पेसिफिकली बात, जैसे मैंने कहा किन किन की बात करेगा, ये कहता है गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, ऑलराइट, एंड ऑल्सो इंश्योर्ड सेपरेट गाइडलाइंस फॉर, अब इन्होंने और बताया अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमेनरेशन, MDC और WTD एंड KMP एज वेल एज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब ये जो गाइडलाइंस है ना, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट है, MD की हो, CEO की हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट या स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो, इनकी रिमेनरेशन की बात हो, इसके ऊपर भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, अगर कोई भी ऐसा है जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो IRDA कहता है कि कंपनीज एक्ट के आपको सेक्शन को 184, 177 सेक्शन 4 एंड सेक्शन 188 इनको ही कंसीडर करना है। जैसे उसमें बताया गया है कि बोर्ड की अप्रूवल और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, तो IRDA कहता है कि आप कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को फॉलो करो। क्यों? क्या कि कंपनी बेस्ट कंप्लायंसेस कर सके और बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की जा सके। सिंपल सा बात है, याद रखना, क्योंकि जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है हो सकता है वो कहेंगे अरे भाई सर मदद कर रहा है, कुछ नहीं करेगा। आई एश्योर यू ये टॉपिक एकदम अच्छे समझ में आएगा आपको। तो अभी तो हम सिंपल सी बात समझे, क्या समझे, बहुत सिंपल सा, इंश्योरेंस कंपनीज। अब इंश्योरेंस कंपनी को एक टेक्निकल नेम दे देते हैं हम लोग, हम क्या देते हैं, है ही उसका नाम इंश्योरर, ठीक है। जो इंश्योरेंस कर रही है वो कंपनी क्या हो गई, इंश्योरर। तो इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर कौन हो गया, IRDA, ठीक है। एंड साथ साथ हमें क्या देखना होगा, इंश्योरेंस एक्ट, जो कि बेसिकली बात करता है कि इसका एक्ट 1938 किसका बात करता है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जो कई जगह रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताता है, रूल्स एंड प्रोसीजर बताता है, ठीक है। सर दो बात हमें क्लियर हुआ। देखो अब यह कहता है, ध्यान सुनना बच्चों, ये गाइडलाइंस है ना सब पर अप्लाई होती हैं, बट कहता है दो जगह नहीं होती हैं। मतलब सर IRDA की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस है सब जगह अप्लाई होंगी, बट दो जगह नहीं होती हैं। दो जगह कहां नहीं होती हैं, एक तो री इंश्योरेंस बिजनेस कंपनीज वाली हैं, क्या कह रहा है, री इंश्योरेंस कंपनीज। ध्यान सुनना, दीज गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरर्स ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन बाय अथॉरिटी मतलब IRDA, एक्सेप्ट दो को छोड़ के, री इंश्योरेंस कंपनीज मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि IRDA का रेगुलेशन रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, किसको, री इंश्योरेंस कंपनी को, वो तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कहता है कि प्रोटेक्शन पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी बनाने का जरूरत तो यहां नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं वापस, किस चीज का नहीं पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी नहीं बनाना है। सर पहले तो बताइएगा री इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, आओ समझते हैं, ध्यान समझते हैं। री इंश्योरेंस कंपनी एक सिंपल वर्ड में समझाता हूं। देखो क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, यहां पर हमारे एग्जांपल से लेते हैं, हमारे सामने कुछ कंपनीज हैं ना, इन कंपनी एग्जांपल से लेते हैं। देखो अब मान लीजिएगा ऐसा होता है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये जनरल इंश्योरेंस 100 करोड़ का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है कंपनी A लिमिटेड को, मान लो
ये लाइफ नहीं है, देखिए जनरल है, कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा, ठीक है, जर्नल इंश्योरेंस, ठीक है, जर्नल इंश्योरेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि 100 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एचडीएफसी को धक धक लग रहा है कि हम इसे जर्नल इंश्योरेंस दे तो रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर कुछ कल को कुछ हो गया तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारी कंपनी पे आएगा कि हमें तो 100 करोड़ रुपया देना पड़ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एचडीएफसी की कैपिटल पर बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क यहाँ ले रही है। ऐसे केस में क्या होता है, वो कांटेक्ट कर लेती है अदर कंपनी से, जैसे आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, उससे कहेगी कि सुनो ऐसा है, आप मेरे को इंश्योरेंस प्रोवाइड कीजिएगा ताकि मैं ना इस कंपनी को, किसको, ए लिमिटेड को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकूं 100 करोड़ का। अब इसमें क्या होगा, जब ए लिमिटेड प्रीमियम पे करेगी तो प्रीमियम दोनों के आपस में बढ़ जाएगा, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस को भी और आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस दोनों आपस में बांट लेंगे प्रीमियम। और बेनिफिट क्या होगा इसका, बेनिफिट ये होगा कि दोनों मिलकर 100 करोड़ का रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस किसको दे रही है, आईसीआई लाइफ जनरल इंश्योरेंस को दे रही है, उसे बोलते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्यों हो गया, क्योंकि इसको इंश्योरेंस एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस किसको इंश्योरेंस दे रही है, ए लिमिटेड को। कितना देना, 100 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अपने रिस्क को ये क्या कर रही है, डाइवर्सिफाई कर लेगी दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर। जो दूसरी कंपनी, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी, कौन सी कंपनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देती है तो उसे बोलते हैं री इंश्योरेंस। क्या हो रहा है, इसलिए रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो ठीक है, तो कहता है कि जो ये गाइडलाइंस है ना आईआरडीए की, ये री इंश्योरेंस कंपनी पर अप्लाई किस केस में नहीं होती हैं, जब भी पॉलिसी होल्डर के प्रोटेक्शन की कमेटी बनानी हो तब ये अप्लाई नहीं होती हैं। दूसरा, अगर फॉरेन कंपनी की ब्रांचेस, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांचेस अगर इंडिया में बात करेंगे तो उनको बोर्ड और उसकी मैंडेटरी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, ब्रांचेस ऑफ फॉरेनर इंश्योरर्स इन इंडिया मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड एंड इट्स मैंडेटरी कमिटी एज इंडिकेटेड हियरइन। मतलब जैसे यहाँ बताया गया है, बताएंगे आगे, वो यहाँ उनको करने का जरूरत नहीं है। तो हमने दो बातें जहाँ तक सीखी है बस अभी तक। पहला बात, आईआरडीए में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये खास तौर से किसके ऊपर फोकस करता है, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन ऑफ एमडी, सीईओ, ठीक है, डब्ल्यूटीडी, एज वेल एज आपका कौन लोग, जो कि हमारा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। किस पर ये कह रहा है अप्लाई नहीं कर रहे हैं, किस केस में कर रहे हैं, कह रहा है री इंश्योरेंस कंपनी पे गाइडलाइंस अप्लाई नहीं हो रही है। कब, जब बनानी पड़ जाए क्या, री इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्शन पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी। यूजुअली इंश्योरेंस कंपनी अगर को बनाना पड़ता है क्या, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी, बट यहां पर री इंश्योरेंस कंपनी पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ऑलराइट, एंड फॉरेन कंपनी की अगर ब्रांचेस ना, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांचेस अगर इंडिया में है तो आपको बोर्ड या उसकी मैंडेटरी कमेटी कंसिडर नहीं करनी है। सर बुद्धि में बैठ गया अच्छे से। अब यहाँ पर कुछ जनरल एस्पेक्ट्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखो छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से रीड कर लेते हैं। देखो, corporate governance understood as a system of financial and other controls in a corporate entity and define the relationship between shareholder, board of directors and management. I hope बच्चों को पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट अलग अलग है। आपको याद होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है, बेसिकली पॉलिसीज फ्रेम करना, और मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उन पॉलिसीज को कैरी आउट करना। मतलब इनका फंक्शन क्या होगा, डे टू डे में उसे कैरी करना, ठीक है। और डे टू डे की पॉलिसीज कैसे बनेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएगा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए, मैनेजमेंट के अंदर कौन आ गया, जैसे कंपनी का सीईओ एंड कंपनी के मैनेजर्स, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता इसलिए बता रहे हैं, कोई सोच रहा होगा सर ये तो हमको पता था, इसलिए बता रहा हूँ, कईयों को नहीं पता होता है। और शर्मा शर्मी में कोई पूछे नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया यहाँ पे। और भी याद रखिएगा, इसमें बातें और भी सारी हैं, बट एक बार डिफरेंस बेसिक क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे। In case the financial sector where the entities accept public liabilities for fulfillment of certain contracts, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट्स है भैया, मैंने इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है, पब्लिक लायबिलिटीज कैसे ले रहा है। मान लीजिएगा आप, सीधी सी बात है, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोई फ्यूचर में अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हो गया और कहीं आग लग गया और उसके गुड्स को हमने क्या किया था, प्रोटेक्शन दिया था बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, तो लायबिलिटी बन गया ना।
The relationship is fiduciary with the enhanced responsibility to protect the interests of all stakeholders. The corporate governance framework should clearly define roles and responsibilities and accountability within an organization with the built-in checks and balances. The importance of corporate governance has received emphasis in the recent time since poor governance and weak internal control have been associated with the major corporate failures. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अगर यू नो वो बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही हैं तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अभी आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ. यही अभी बैंक का हाल हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हाल हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी का भी यही हाल है, सब जगह. मतलब कब? जब अगर वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस प्रॉपर नहीं है. कैसे नहीं है? जैसे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है, लेटर ऑन पता लगता है ये कॉर्पोरेट फ्रॉड है. तो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड पॉसिबल कब हो रहा है? जब वहां पर प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है. प्रॉपर डिस्क्लोजर कब नहीं है? जब वो बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस उन्होंने अडॉप्ट नहीं किए. अब यह एक बात क्लियरली है, रेगुलेटर जो हैं वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है. एक एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है? देखो नाउ its role in the economic development, and since the safety and financial strength of the institution are critical for all over the strength of financial sector on which economic growth is built upon. As regards insurance sector, the regulated responsibility to protect the interests of policyholder demands that the insurers have in place good governance practices for maintenance of solvency, sound long-term investment policies, assumption of underwriting risk on a prudential basis. Important इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है समझो. आज एक पर्टिकुलर पर्सन, अगर कंपनी है ए लिमिटेड, वो इंश्योरेंस किसी कंपनी से लेती है, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस से मान लीजिए बिजनेस ले रही है, वो इंश्योरेंस ले रही है, तो वो इसके बदले क्या दे रही है? प्रीमियम दे रही है, और ये इसको दे रहा है रिस्क से प्रोटेक्शन. कंपनी इसको रिस्क से प्रोटेक्शन दे रही है, उसके लिए प्रीमियम दे रहा है. उसको ये भरोसा है कि अगर ए लिमिटेड कहती है अगर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो गया तो भाई मेरे को तो पता है कि मेरी कंपनी मुझे प्रोवाइड करेगी. अब ये बात कैसे इंश्योर की जाए कि एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस उसका रिस्क कवर कर रही है? तो इसके लिए जरूरी है कि वो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस करे. ये मैंडेटरी है, ठीक है? तो क्या कर रही है? इंटरेस्ट किसके? पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ऑलराइट, अब देखो ध्यान से देखना. The emergence of insurance companies as a part of financial conglomerates. सर financial conglomerates आपने देखा होगा ना, कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया, आप देखिएगा SBI. देखो नाम देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो, बड़ा बड़ा नाम देखो, SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस. और आपने देखो यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस. अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, HDFC बैंकिंग सर्विसेज में भी है, SBI भी बैंकिंग सर्विसेज में भी है. अब सर मजे का बात यह है कि ये लोग बैंकिंग में भी है और इंश्योरेंस का बिजनेस में भी है. तो ये क्या है? कांग्लोमरेट मतलब आजकल इंश्योरेंस कंपनी जब ध्यान से देखेंगे वो बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर रही है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप कंपनी बनकर. क्या बनके? ग्रुप कंपनीज बनकर. क्लियर हो रहा है? तो ऐसे में क्या होता है, जो अदर रेगुलेटर्स की गाइडलाइंस है वो भी उनको फॉलो करनी मैंडेटरी होती है. जैसे अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी कंपाइल करना है. देखो इमरजेंस मतलब आजकल जो ज्यादातर देखा जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स समझ में आ गया, बैंकिंग बिजनेस में भी है, अलग और बिजनेस में भी है, had added a further dimension to sound corporate governance in the insurance sector with emphasis on all over risk management across the structures and to prevent any contagion and to ensure financial stability. So that's the reason कि good corporate governance practices होना जरूरी है. जैसे अभी हम यहाँ देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, सीईओ का रोल क्या होगा उसके अंदर, ठीक है? एंड सीईओ का रोल के साथ साथ हम देखेंगे एक्सटर्नल ऑडिट, डिस्क्लोजर्स, ठीक है? चलिए ये सारे एलिमेंट्स अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे सारे. डिस्क्लोजर, रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर, इंटेंशन विद द सुपरवाइजर, ठीक है, इंटरेक्शन विद द सुपरवाइजर्स, ये सारा एस्पेक्ट हम देखेंगे.
नाउ कम टू दिस पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं, फटाफट से रीड कर रहे हैं, यहां से सिर्फ खास बातें को रीड करा दूं, सब्र रखना बेटा, सब्र रखना, ठीक है। देखो, ensure that the structure, responsibilities, functions of the board of directors and management of the company recognize the expectations of all stakeholders as well as the other regulators. Now, structure should take steps required to adopt sound and prudent principles and practices for the governance of the company and should have ability to quickly address the issue of non-compliances or weak oversight and controls. The guidelines therefore amplify on certain issues which are covered in the Insurance Act 1938. Regulation frame under and includes measures which are additionally considered essentially. अब क्या क्या हो सकते हैं? मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल होगा, किससे कॉन्स्टिट्यूट होंगे, सीईओ के एमपीज, हम सारी बात करेंगे। जैसे अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है सिग्निफिकेंट ऑनर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आ जाओ मेरे बच्चों, ध्यान से सुनते जाओ एक बार बस। कहता है जो प्रमोटर है उसका शेयर होल्डिंग जो है वो लॉक इन रहेगा 5 ईयर के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ध्यान से हाईलाइट कर लेना, नोट कर लो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? कहता है ध्यान सुनना, हम बात कर रहे हैं जब सिग्निफिकेंट ऑनर एंड शेयर होल्डिंग की। सिग्निफिकेंट ऑनर बोला, इनके लिए क्या गवर्नेंस गाइडलाइंस दी गई हैं? बोला जो प्रमोटर है ना इंश्योरेंस कंपनी का, उसको 5 ईयर तक लॉक इन लगा के रखेंगे। बोला हल्ला मर गए, 5 साल के लिए, हाँ 5 ईयर के लिए लॉक इन रहेगा। वो 5 ईयर कहां से काउंट करेंगे? जब उसको सीओ सीबी मिला होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वहां से 5 साल। सर ये तो बहुत गलत है ना सर। लेकिन अगर सेल करना चाहता है, अगर प्रमोटर वांट्स टू सेल, इन दैट केस ही नीड्स टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी, आईआरडीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑलराइट, ऐसे सेम अगला पॉइंट बोलता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, बोला वो 74% से ज्यादा नहीं होगा, 74% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल से ज्यादा नहीं होगा। कितना? 74%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले मैं बता दूं, पहले ये थी 26%, सबसे पहले जब स्टार्ट किया गया, फिर ये हुई 49%, अब 2021 के अंदर बजट के अंदर इसको अनाउंस किया गया 74%, और जो कि पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में 100% की जा सकती है। अभी श्योर नहीं है बट कर सकते हैं। लेकिन आज का डेट में जो मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर लिया जाएगा वो कितना होगा? 74%। इसके साथ साथ इसमें और भी गाइडलाइंस, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स होंगे इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है, ये और भी एस्पेक्ट्स हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो दूसरा इन्होंने बात बोला क्या कि सर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, वो 74% से ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर? 74% ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा कहता है प्रायर अप्रूवल आईडीए रिक्वायर्ड इफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब मान लीजिएगा एक पर्सन ट्रांसफर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी शेयर्स किसी और को, और वो एक्सीड कर रहा है 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 1% से ज्यादा किसी को ट्रांसफर किया है या उसके नाम से रजिस्टर्ड करवा रहा है, तो बोले क्या करना पड़ेगा? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आईआरडीए का। एंड और अगर मान लीजिए वो ट्रांसफर जो भी हो रहा है, ट्रांसफर होने से अगर वो ट्रांसफर उसकी होल्डिंग आफ्टर सच ट्रांसफर होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऐसा अगर हुआ 5% से ज्यादा क्या हो रहा है? बढ़ रही है। मान लीजिएगा 1% से ज्यादा ट्रांसफर करवा रहे हो, रजिस्टर्ड करवा रहे हो, तो भी परमिशन लेना पड़ेगा। और इस ट्रांसफर से और उसकी कोई एग्जिस्टिंग, उसके पास पहले से होल्डिंग थी मान लीजिएगा, और वो बढ़ जाती है। अब ऐसे भी तो होता है ना कई बार, ध्यान से सुनना। मान लीजिए उसने 1% तो नहीं किया, 1% से कम ही था, लेकिन उसकी जो ट्रांसफर करने के बाद में जो होल्डिंग थी उस 5% से थोड़ी ज्यादा हो गई। इन दैट केस उसको अप्रूवल लगेगा। हो सकता है 1% ही ट्रांसफर किया हो, तब भी नहीं अप्लाई हो रहा, पर 1% से ज्यादा ट्रांसफर कर रहा है या उसके नाम से शेयर्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी को कर रहा है 1% ज्यादा, तो ये हम अप्लाई करेंगे, अप्रूवल लगेगा। लेकिन दूसरा केस सुनना, 1% से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बट उसकी टोटल शेयर होल्डिंग में 5% का चेंज आ गया, 5% ज्यादा का चेंज आ गया, तो भी आपको अप्रूवल लगेगी। बात सुन रहा है? यहाँ पे हमने लिखा है एंड और ये दोनों बातें एक साथ भी हो सकती हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। क्लियर एकदम? पर आ गया बुद्धि में बैठ गया। तो 3 एस्पेक्ट्स इन्होंने कवर किसमें करी है? सिग्निफिकेंट ऑनर, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, रोल ऑफ बोर्ड डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे इंश्योर करेंगे
कि भैया यहाँ पर प्रॉपर से कंप्लायंसेस हो रहे हों, इसको ठीक कर लेना। 49 नहीं 74% है। इंश्योरेंस एक्ट में जाके अभी पढ़ोगे ना तो ये दिखा रखा है। क्लियर? चलो अभी तीनों पॉइंट है ना, ये जो यहाँ बोल रहा है ना बेटा, ये हमने यहाँ डिस्कस कर दिया आपके साथ में, तो उम्मीद कर रहा हूं आपने इसको यहां से नोट कर लिया होगा। क्लियर है? तीनों पॉइंट जहां पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। 1% से ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, रजिस्टर्ड हो रहा है तब भी, या शेयर होल्डिंग 5% से ज्यादा हो जा रही है तब भी IRDA की अप्रूवल लगेगी। ऑलराइट सर। इसके अलावा देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अभी आपको बताए थे। अगर ध्यान सुनना, इस बात को सुनना ध्यान से, बस एक बार सुनो और एंजॉय करो। ओए 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 ओए, देखो अप्रूवल, ध्यान सुनना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ओफो ये तो आदमी रिलेटेड पार्टी लग रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एज पर कंपनी 13 184 अभी बताए थे, 174 सेक्शन 4 188। आई होप मेरे बच्चों को याद होंगे सारे सेक्शन। कहता है इसमें डिस्क्लोजर्स एंड जो अप्रूवल प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। बोला सर करेंगे। प्लस अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर रिलेट कर रहा है किसी से, री इंश्योरेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन है या आउटसोर्सिंग है। 3 तरह की ट्रांजैक्शन हो सकते हैं रिलेटेड पार्टी से। मान लीजिएगा जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया जा रहा है रिलेटेड पार्टी, मान लीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है, जबकि और जो बी लिमिटेड है वो क्या है, रिलेटेड पार्टी। ध्यान सुनना, रिलेटेड पार्टी, ध्यान से। तो या तो ये दोनों के बीच में एक री इंश्योरेंस का ट्रांजैक्शन हो रहा है। री इंश्योरेंस मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा, जब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देती है तो उसे बोल रहे हैं री इंश्योरेंस, सिंपल वर्ड में समझा रहे हैं अभी। या क्या हो रहा है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रही है जो कि उसकी रिलेटेड पार्टी है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अपनी कोई सर्विसेज आउटसोर्स कर रही है, जैसे कस्टमर केयर सर्विसेज उसने आउटसोर्स कर दी बी लिमिटेड को, अपनी कस्टमर केयर सर्विसेज। ठीक है, तो ये कौन है इस केसेस में, बी लिमिटेड इसकी रिलेटेड पार्टी। बोला ऐसे केसेस में ना आपको याद रखिएगा, ये तो आपको फॉलो करना ही करना है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 184 का ट्रांजैक्शन 184 दिखेगा, ये ऑडिट कमेटी के अप्रूवल से होगा। ठीक है, ओम्बुड्समैन है ना, ओमनिबस अप्रूवल्स हैं, सो 174 77 सेक्शन 4 अप्लाई कीजिएगा। या ऐसा भी हो सकता है जिसके इसके अंदर हम देखेंगे सेक्शन 188 की बात हो रही हो, तो उसको डिस्क्लोजर और अप्रूवल्स को लेने हैं। अगर कोई रिलेटेड पार्टी री इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट या फिर आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अगर इनके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताई गई हैं तो उसे भी कंपाइल करना भी मैंडेटरी है। देखो, इफ रिक्वायर्ड स्पेसिफिक गाइडलाइंस मस्ट बी कंपाइल्ड विद, ये कह रहा है कि कंपनीज एक्ट तो फॉलो कर ही रहे हो, बट अगर री इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन, आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है और उनके लिए अलग से गाइडलाइंस, अब अलग से गाइडलाइंस कौन बताएगा, बताता हूं आपको कौन बताएगा। इंश्योरेंस, यहाँ जो एक्ट है 1938 उसने डिस्क्लोजर्स बताए हुए हैं कि डिस्क्लोजर्स कैसे दिया जाएगा ऐसे केसेस के अंदर, तो यहां पर उसके भी कंप्लायंसेस किए जाएंगे। कब, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात हो रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इसी पॉइंट को डिटेल में मैंने अभी आपको यहां डिस्कस किया है। अच्छा, इसके साथ साथ कह रहा है अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलाएगा कि तुम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है ना, इसके साथ साथ तुम एक पॉलिसी फ्रेम करो। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एन इंश्योरेंस फॉर्मुलेट पॉलिसी ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आप ही तो ना हर बात को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, और या फिर आप ये कर रहे हो कि ये ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है। नहीं 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 नहीं, आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए पॉलिसी बनाइएगा कि भैया किस ट्रांजैक्शन को आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसे कैसे डिटरमाइन किया गया है, आर्म लेंथ प्राइजेस कैसे आपने डिसाइड करी हैं। ठीक है, ये सारी एस्पेक्ट्स, अप्रूवल्स है, अगर ऑडिट कमेटी के अप्रूवल्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल है वो कैसे लिया जाएगा, सारे एस्पेक्ट्स को। तो उसके लिए पॉलिसीज में बनाया जाएगा, बताया जाएगा डिफाइंड ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस गिविंग एग्जांपल्स स्पेसिफिक टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो बताना क्या है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको बताना पड़ेगा, कौन सा ट्रांजैक्शन क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी बनाएगा, बताएगा इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। बोलो वापस मेरे साथ में, डिफाइंड ट्रांजैक्शंस किसमें बोल रहा है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। मेथड ऑफ डिटरमाइन द आर्म लेंथ प्राइजेस, आप ये कहते हैं कि ये
आर्म लेंथ प्राइसेस हैं, आर्म लेंथ प्राइसिंग्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें अप्रूवल्स का शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं लगेगी। बोला तो आप ये बताओ कि अगर ये ऐसा कह रहे हो कि शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं लगेगी इसमें आर्म लेंथ प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो इन दैट केस आपने उसके मेथड कैसे आपने डिसाइड किया कि उसकी प्राइसिंग को, तो वो मेथड भी आपको डिफाइन करना है। लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटीज, ऑडिट कमिटी, बोर्ड और शेयर होल्डर्स, ये आप पॉलिसी में लिखेंगे। डायरेक्टर क्या करेंगे बेटा, आरटीपी से रिलेटेड पॉलिसी फ्रेम करेंगे ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट राइट्स ना हो। तो ट्रांजैक्शंस कौन कौन से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए आप मेंशन करेंगे एग्जांपल साथ में। आप आर्म लेंथ प्राइसिंग आपने कैसे डिसाइड किया उसका मेथड बताइएगा। आप ये बताइएगा कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए ऑडिट कमेटी है, बोर्ड है, शेयर होल्डर का अप्रूवल ही लगेगा, तो उससे क्लैरिटी आएगा ना, उतनी बेटर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होंगी। Any other transaction relevant to the related party. Policy reviewed by the board on yearly basis. बोला ठीक है जी। In case of a insurance cover given by the insurance company, मतलब अगर क्या हो रहा है, insurance cover given by the insurance company to the group companies, price and premium quoted by the companies under F&U. F&U क्या होता है, file and use guidelines। देखो फाइल एंड यूज गाइडलाइंस फॉर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स से क्या होता है सर, बेसिकली ये क्या होता है समझो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, कोई भी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, किसी भी तरह का अगर मान लीजिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो दे रही है किसी तरह का, कि मान लीजिएगा आप अगर बात करें जनरल की हम बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस किसी तरह का इंश्योरेंस अगर प्रोवाइड कर रही है, किसी तरह की स्कीम बनाई है उसने, तो उस वो स्कीम एक्चुअली इफेक्टिव है नहीं है, कस्टमर ओरिएंटेड है नहीं है, उसको चेक किया जाता है। तो उससे क्या होता है, आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी मर्जी से ना स्कीम बना के नहीं रख सकती है, उसे क्या करना पड़ता है, वो स्कीम जो बनाएगी उसको IRDA के साथ में पहले क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, और अगर उसको अप्रूव कर दिया जाता है तो उसको फिर यूज किया जाता है। फाइल एंड यूज का मतलब है उसे अप्लाई कर सकती है मार्केट में, उसके थ्रू वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पर F&U की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। शुड बी कंसीडर्ड एज आर्म लेंथ, डिस्क्लोज अबाउट द पेमेंट मेड टू ग्रुप एंटिटीज ऑफ द इंश्योरर out of the policy holder fund should be made as a part of the related party disclosures in the terms of the para 9। बात समझ में आ रहा है, किसके लिए बोल रहा है, स्पेसिफिकली रिलेटेड पार्टीज के लिए। और सर ये भी हम क्लियरली बुद्धि में जा रहा है। अब देखो ऑडिटर, एक्चुअरीज, डायरेक्टर, एक्चुअरीज याद रखिएगा जो रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक्चुअरीज अलग से प्रोफेशन होता है, इसी में इंश्योरेंस में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। की मैनेजमेंट पर्सन शैल नॉट साइमल्टेनियसली होल्ड 2 पोजीशंस इन द इंश्योरेंस कंपनीज। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, दैट कुड लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो भैया कहता है कि चाहे वो ऑडिटर हो या एक्चुअरीज हो, डायरेक्टर हो या की मैनेजमेंट पर्सन हो, ये एक साइमल्टेनियसली 2 पोजीशन एक साथ कंपनी में होल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कंपनी के एक्चुअरी को साथ में अपने डायरेक्टर भी बना रखा है कंपनी का, बोला नहीं अलाउड नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट का कोई बंदा, वो कंपनी के अंदर क्या है, हमने मान लीजिएगा MD अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, तो अब CEO एंड MD बोला 2 पोस्ट एक साथ हैंडल नहीं करेगा। बात पकड़ में आ रहा है, कोई बच्चा सोचा होगा CEO और MD एक साथ हो सकते हैं। बता दूं कई कंपनीज के तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट तक दिखा सकता हूं जहां पर MD और CEO को रोल प्ले हो रहा है, बट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए वो अलाउड नहीं है। Board should ensure ongoing compliances with the statutory requirements on the capital structure, planning, examine options for capital augmentation of the company। सर कैपिटल ऑगमेंटेशन, जी हाँ, किस तरीके से कैपिटल को, इंश्योरेंस कंपनी कैपिटल को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाने का मतलब कैसे इंक्रीज किया सकती है, उसके लिए भी मेथड्स आपको बताने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब अगर इधर देखते हैं हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से, तो कहता है इंश्योरेंस कंपनी प्रेजेंटली कुड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ये हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है उनका स्ट्रक्चर, किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, किसी में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ठीक है, विद डिस्टिंक्ट ओवरसाइट रिस्पांसिबिलिटीज ओवर द डायरेक्टर्स एंड KMPs। इट इज एक्सपेक्टेड दैट व्हाटएवर फॉर्म इज टेकन, बोला चाहे आप किसी भी तरीके से आप एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाएं, ठीक है, द ब्रॉडर एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस नॉट प्रेजेंट, बट कहता है जी वहां पर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। जैसा भी हमने बोला ना कि क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, डिटेल में जाएंगे CEO के रोल के, KMPs के बारे में, रोल ऑफ अपॉइंटेड एक्चुअरीज एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर, डिस्क्लोज रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स, ये प्रेजेंट होना चाहिए। बोला ठीक है सर, आप कह रहे हो प्रेजेंट करेंगे। आगे कहता है governance structure of the insurer could also be influenced by its associates within an insurance group or larger financial or non-financial conglomerates।
अभी जैसे हमने बताया था आपको, एक कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ बैंकिंग बिजनेस में भी चली गई है, बैंकिंग कंपनी बिजनेस कर रही थी और साथ में इंश्योरेंस में कांग्लोमरेट है, इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेज दे रही है, तो ग्रुप एंटिटीज लार्ज हो रहा है। Insurers who are a part of financial group could also be subject to regulatory requirements on a governance policies and practices established for the group level and implemented uniformly across the group. और अगर ग्रुप एंटिटीज कहीं ना कहीं कांग्लोमरेट अगर इन्वॉल्व है तो उनको भी प्रैक्टिसेस मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। However, these practices should be reoriented that at the level of the insurers, taking into account its specific businesses, risk profile, sector regulatory requirements, and such insurer should nevertheless strive to maintain consistency in policies and practices in order to enforce control across the group. अब देखो क्या होता है, समझो यहाँ बोल रहा है ना, practice should be reoriented at the level of insurers taking into account its specific business and risk profile and sector regulatory requirement. जैसे मैं अगर एग्जांपल अभी दे रहा था, आज की डेट में कई सारे बैंक्स जो मैंने बोला था वो इंश्योरेंस बिजनेस में भी हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कांग्लोमरेट जो है इस केसेस में उन्हें साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो गवर्नमेंट गवर्नेंस गाइडलाइंस है उन्हें भी प्लस IRDA की एक्टिविटीज से फॉलो करनी है। और अगर ये जब ग्रुप एंटिटीज हैं तो ग्रुप के लेवल पर भी इन्हें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है जी, बात पकड़ मारा है, वो भी फुलफिल करनी है। अब जब वो कैसे कहूंगी वो हम यहाँ डिटेल में नेक्स्ट से समझेंगे, यहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी कंपोजिशन की बात करेंगे। इसलिए इसके लिए ना इसका सेकंड पार्ट आप जरूर देखिएगा। सेकंड पार्ट के अंदर है ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मैं पूरा बोर्ड पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ तो सिर्फ हमको सिंपली फोकस इस पे करना है ताकि हमको क्लैरिटी मिल जाए। कौन सी क्लैरिटी चाहिए थी सर, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, सिग्निफिकेंट होल्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है, कहाँ ये अप्लाई हुआ कहाँ अप्लाई नहीं हुआ, ये एक टॉपिक क्लैरिटी होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा मेरे बच्चों को, इस टॉपिक को भी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में सेक्शन 188, सेक्शन 180, सेक्शन 184, सेक्शन 177, सेक्शन 4 ये तो देखने का है, ठीक है। प्लस यहाँ हमको याद रखना है सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है, कंट्रोल है, तो बोले ये शेयरहोल्डर को प्रमोटर को फॉलो करना पड़ेगा, फाइबर का लॉक इन रहेगा। क्लियर, ये एस्पेक्ट्स याद रखिएगा, सिर्फ गो थ्रू करना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जो हम देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो डिस्कस किया जा रहा है वो है बोर्ड कंपोजिशन को, तो उसे छोड़िएगा मत, अभी देख लीजिएगा, ऑलराइट, मतलब अभी जिससे कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।